Hello, my dear students. Welcome to another lecture of CA Inter Fast Track Batch live for Corporate and Other Laws. हमने शुरुआत की थी विद अ प्रिलिमिनरी चैप्टर और मेरे पिछले 2 सेशंस में मैंने कवर कर ली थी काफ़ी सारी डेफिनेशंस। इस सेशन में अब हम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल ट्राई टू कवर मोर सेक्शंस। स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर्स हैं ना, ये टोटल एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं। जो चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली हैं या फिर ऐसा होता है ना कि हम पढ़ने के टाइम पे उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि यार ये तो ईज़ी डेफिनेशन है, इसमें क्या पूछ लेंगे, और उसी में से कुछ ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कंट्रोल वर्ड बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ये ऐसा टर्म है ना कि जब हम नॉर्मली इसको पढ़ते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, तो ऐसे लगता है अरे ये तो बहुत ईज़ी है, इस पे क्या क्वेश्चंस आएँगे। लेकिन जब आप इसको एग्जाम में देखते हो, अरे ये छोटे से प्रोविजन पे इन्होंने क्वेश्चन पूछे, तब हमको पता चलता है कि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। तो मेरे जो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स हैं, उनका एक ही एम है, आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअली तैयार करना। और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही नहीं, हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे एंड वी विल आल्सो गो थ्रू क्वेश्चंस। इस पर्टिकुलर सेशन में क्वेश्चन तो नहीं करवा पाऊंगी, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि ये चीजें ना मैं चाहती हूँ कि पहले आप लर्न करो। अदरवाइज क्या होगा, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, मैं ही आंसर बोल रही हूँ, तो फिर क्या फायदा होगा ना। तो इस सेशन में हम एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो आई विल डिस्कस विद यू सिंपल एमसीक्यू एज वेल एज केस बेस्ड एमसीक्यू। लेकिन ये जो गूगल फॉर्म में मैंने एमसीक्यू बनाया है ना, उसकी खासियत ये है कि ऑल्दो ये लाइव सेशन है, लाइव डिस्कशन है, सॉल्व आप ही करोगे उस गूगल फॉर्म में लॉगिन करके। मैं ये बिलीव करती हूँ कि स्पून फीडिंग जितनी कम हो ना स्टूडेंट्स को, उतना बेटर है। जितना आप खुद से करोगे, उतना आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। अगर मैं आपको बता दूं, देखो ये हिंट है, हाँ, इसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, शुरू शुरू में ठीक है, पर हर बार अगर मैं ही आपके लिए सॉल्व कर दूं, तो फिर आप मेन एग्जाम में कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि क्वेश्चंस मैं दूंगी, पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी। तो मेरे लाइव सेशन में भी ऐसे ही होने वाला है। पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप ही क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करोगे और आप ही एमसीक्यू सॉल्व करोगे। फिर बाद में मैं डिस्कस करूंगी और आप चेक करोगे कि सही तरीके से आपने आंसर लिखा है कि नहीं, एमसीक्यू सॉल्व करने में आपका जो मेथड था वो करेक्ट था कि नहीं। ओके, सो मेरी तो यही पॉलिसी है कि जितना स्टूडेंट खुद से करेगा, भले आप मिस्टेक्स करो, भले आप शुरू में अटक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम देयर टू हेल्प यू। लेकिन शुरू से ही मैं आपको स्पून फीडिंग करूं, उसमें मैं बिलीव नहीं करती। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ लिए थे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लाइक अब्रिज प्रोस्पेक्टस, एसोसिएट कंपनी। फिर हमने डिस्कस किया था कंट्रीब्यूटरी का मीनिंग क्या होता है, कंट्रोल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था आपको। फिर डिबेंचर, डिपॉजिट्स, ये सब हमने गो थ्रू किए थे, ये हमारे नोट्स हैं और काफ़ी कुछ लिखा था हमने, देखा ना आपने। सो अ लॉट ऑफ नोट मेकिंग वाज डन। ये वो क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया था एंड वी हैड स्टॉप्ड एट डॉक्यूमेंट। आज भी मैं कुछ ऐसी डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, आपको लगेगा बस मैम इतना ही डिस्कस किया हमने, लेकिन आप देखना किस डेप्थ में हम उस चीज को रिवाइज कर ले, हर एक वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। आई नो दीज आर फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, तो इसीलिए मैंने फ्रेम ही ऐसा किया है कि कम से कम टाइम में लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कवर करें। इन फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, सब कुछ कवर होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, या ये तो बहुत ईजी है ना, ये क्यों करना है, इस पे ज्यादा ध्यान दो, तो वो बैलेंस मैं रखूंगी, ठीक है। इन लेक्चर्स को आप अटेंड कर सकते हो लाइव एंड रिकॉर्डेड बैकअप भी अवेलेबल है। तो अगर सपोज आपके रिजल्ट वगैरह के बाद आपको ज्वाइन करना है, तो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी, और अगर आपको लाइव ज्वाइन करना है तो लाइव बैचेस ऑल्सो अवेलेबल। प्लीज विजिट माई वेबसाइट cpritiagarwal.com, लिंक्स सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। चलो, एमसीक्यू लास्ट में कर लेंगे जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया। आई होप आपने रिवाइज किया होगा, मैंने बोला था आपको रिवाइज करना। एंड नाउ वी विल डिस्कस दिस, और लास्ट में फिर मैं एमसीक्यू सॉल्विंग आपको दूंगी, आपको खुद ही करनी है। ओके, चलो आज हम डिस्कस कर लेते हैं क्लॉज 37, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अब ये जो पार्ट है ना, ये हम दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं इन सेक्शन 62।
तो जब हम सेक्शन 62 पढ़ेंगे विच टॉक्स अबाउट फर्दर इशू ऑफ सिक्योरिटीज, तो आप आउटसाइडर्स के पास तो जा ही सकते हो, लेकिन आप फर्दर इशू ईसॉप से भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ना हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं करेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे प्रोविजंस और रूल्स भी हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगी कि आपका ये डेफिनेशन वाला पार्ट जो है ना वो यहीं पे कवर हो जाएगा। सबसे पहले ना आप मेरे साथ लिखो। अच्छा, मुझे कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम हमारे पास आपकी बुक ऑलरेडी है, लाइक ये जो लेक्चर्स है ना इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है विद बुक ऑप्शन और एक है विदाउट बुक ऑप्शन। विद बुक मतलब आपको मेरी कॉन्सेप्ट बुक मिलेगी, साथ में आपको मिलेंगे एमसीक्यू टेस्ट पेपर्स, एमसीक्यू की स्मार्ट बुक एंड बाकी जो भी पीडीएफ्स हम क्लास में डिस्कस करते हैं ना, जैसे ये समरी नोट्स मिलेंगे आपको, जो भी मैं एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ वो सब कुछ मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट बुक हार्ड कॉपी में मिलेगी, वो आपके घर पे डिलीवर की जाएगी। बाकी जो एमसीक्यू स्मार्ट बुक्स हैं, समरी नोट्स हैं, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मैम आपकी बुक तो ऑलरेडी हमारे पास है, देन यू कैन गो फॉर द विदाउट बुक ऑप्शन। लेकिन विदाउट बुक में ये मतलब नहीं है कि मतलब आपको पीडीएफ्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट बुक नहीं मिलेगी, बाकी विदाउट बुक में आपको एमसीक्यू की स्मार्ट बुक, ये जो पीडीएफ्स हमने डिस्कस किए ना क्लास में, ये भी मिलेंगे आपको, समरी नोट्स, आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ सारे प्रिंटेबल है, ये मिलेगा। आप साथ में आपको एमसीक्यू जो हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस करते हैं, वो सारा मटेरियल मिलेगा, सिर्फ हार्ड कॉपी ऑफ कॉन्सेप्ट बुक नहीं मिलेगी। मैम पहले हमने सोचा था कि विदाउट बुक ले लेते हैं, हमारे कोई दूसरी क्लासेस की बुक थी, लेकिन बाद में ऐसा लग रहा है कि नहीं आपकी बुक बहुत अच्छी है, हमको अभी लेना है। तो ये बुक अवेलेबल है, अलग से भी आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से, ठीक है। चलो, तो आई होप आपकी क्वेरीज सॉल्व हो गई है, कई स्टूडेंट्स को ये डाउट था। नाउ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये जो की पॉइंट्स है ना हम वो लिख लेते हैं कि सबसे पहले ये डिस्कस किया है सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को डिस्कस किया गया है। उसके जो भी प्रोविजंस रूल्स हैं बहुत डिटेल है, बाद में करूंगी, लेकिन मैंने कुछ नोट्स है ना आपके लिए अभी से ही बना के रखे हुए हैं। ऑलराइट, तो ये हम देख लेंगे और एक चार्ट है वो मैं आपको लिखवाऊंगी भी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन? देखो पहली बात तो नोटिस करना, ये एक ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मुझे ना किसी एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देना है क्योंकि यार वो 5 साल से मेरी कंपनी में काम कर रहा है, तो मैं उसको बोलती हूँ देख मैं ना तुझे कंपनी के शेयर खरीदने का ऑप्शन दूंगी, मार्केट में जो भी प्राइस हो, बट यू कैन बाय इट ओनली फॉर 120 रुपीज पर शेयर। तो वो खुश हो गया कि अरे वाह मुझे कंपनी के शेयर्स खरीदने मिलेंगे एट अ फिक्स्ड प्राइस। चलो देख लेते हैं मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। मार्केट में प्राइस चल रहा है 200 रुपीज पर शेयर, तो वो तो बहुत खुश हो गया। जो शेयर मार्केट में 200 रुपीज में मिल रहा है, वही शेयर का खरीदने का ऑप्शन कंपनी ने उसको दिया है एट ओनली 120 रुपीज। तो क्या लगता है आपको, अगर उसके पास ये ऑप्शन होगा कि तू 120 रुपीज में खरीद ले और फिर बाद में मार्केट में 200 रुपीज में जाके बेच देना, तो तेरे को 80 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स करेगा। सो दिस इज नोन एज इन द मनी, ठीक है, इसको बोलते हैं इन द मनी, मतलब ये एक्सरसाइज करना उसके फायदे के लिए है। अब अगर मार्केट का प्राइस लेट्स से फॉर एग्जांपल 80 रुपीज हो गया पर शेयर, तो क्या लगता है आपको वो 120 रुपीज में खरीदेगा? नहीं मैम, वो क्यों खरीदेगा 120 में जब उसको मार्केट में ही सस्ते में मिल रहा है? तो वो ये एक्सरसाइज क्यों, ये ऑप्शन क्यों एक्सरसाइज करेगा? तो इसे बोलते हैं आउट ऑफ मनी, मतलब अब ये खरीदने में उसका कोई फायदा नहीं है। अगर उसको शेयर्स खरीदने ही है कंपनी के तो वो मार्केट से जाके लेगा ना, 120 में क्यों खरीदेगा? तो आपने देखा, अगर एम्प्लॉय के फायदे में है तो ही वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं यार मार्केट में तो मुझे और भी सस्ते में मिल रहा है, तो फिर वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो ये सिर्फ एक ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे हम उनको बोलते हैं अगर 3 साल टिक गए
तो इतने शेयर्स खरीदने का ऑप्शन मिलेगा, अगर 5 साल टिक गए तो इतने। तो ईसॉप एक तरीके का रिवॉर्ड है कि आप कंपनी में इतने टाइम से हो, और एक तरीके का कैरेट भी है, मतलब एक तरीके का ना लालच दिया हुआ है टू रिटेन द एम्प्लॉय, क्योंकि शेयर लेने के लालच में वो थोड़ा और टिक जाएगा, और 6 महीने रुक जाता हूँ और 1 साल रुक जाता हूँ, अच्छा ईसॉप लेके जाता हूँ। सो दीज आर ऑल एम्प्लॉय रिटेंशन टैक्टिक्स। ठीक है, अब इसके कीवर्ड्स क्या है उनको हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले तो दिस इज एन ऑप्शन, इट इज नॉट अ कंपल्शन। तो यहां पर ए लिख दो, क्योंकि ये ऑप्शन है, ये कंपल्शन नहीं है। अच्छा, अपने आप को ना सवाल पूछते जाओ। चलो मेरे जो टेक्स्ट बुक में मैंने नोट्स बनाए ना वो भी देख लेते, पहले यहां पे मार्किंग कर लेते हैं। फ्लो क्या होगा? मैम ये ना सिर्फ एक ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन किसको दी गई है? देखो आपने लिंक लगाओ तो ये डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। ऑप्शन दी गई है डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, या फिर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी को। ये पूरा डिस्कस करेंगे, बस मुझे 2 मिनट दे दो। तो यहां पर अभी लिख दो बी, ठीक है, ये ए हो गया और यहां पर हम लिखेंगे बी। तो ये किसको दी गई है? डायरेक्टर्स को दी गई है, ऑफिसर्स को दी गई है और एम्प्लॉइज को दी गई है। अच्छा, कौन से डायरेक्टर्स, कौन किसके एम्प्लॉइज? देखो या तो वो कंपनी के एम्प्लॉइज हो सकते हैं, या फिर आप होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी या कंपनीज के भी उनको ऑप्शन दे सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अपनी कंपनी के ही एम्प्लॉय या ऑफिसर को ही ऑप्शन दिए, आप सब्सिडरी को भी दे सकते हो कि भाई तू मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद ले, या हम अपने एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि तू सब्सिडरी के शेयर खरीद लेना। इट इज गिवन टू सच डायरेक्टर्स, ठीक है, इट इज द राइट टू परचेज। देखो चाहिए तो तू खरीद, नहीं चाहिए तो मत खरीद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट। ओ, ऑप्शन आपको हमने बोला है देंगे, अभी के अभी देंगे ऐसा नहीं है, 3 साल कंप्लीट कर लो, ले लो ऑप्शन। यू कैन परचेज इन द फ्यूचर एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। तो ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया फ्यूचर डेट पे, और प्री डिटर्मिन्ड प्राइस एफ है। तो हम उनको बोलते हैं कि तू सब्सक्राइब कर लेना, हमारे शेयर्स खरीद लेना एट दिस प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। तो ये हो गया उसका प्री डिटर्मिन्ड प्राइस, ठीक है। तो एक्सरसाइज प्राइस, प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। अब इसी को ना मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है यहां पर। अब बहुत बार होता है ना कि टेक्स्ट देख के ना हम डर जाते हैं, अरे ये कैसे लर्न करेंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने उसको ब्रेक डाउन किया है, और जैसे मैंने आपको पिछले 2 सेशंस में भी बताया था, ये मेरे ही बनाए हुए नोट्स हैं। सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी हैंडराइटिंग में नहीं, उनको थोड़ा सा डिजिटाइज किया है एक ऐप के थ्रू, ठीक है। चलो लेकिन तो आप सोचोगे कि मैम आपने तो चैट जीपीटी से ये, ऐसा नहीं है। ओके, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है? इट मीन्स, अब देखो मैंने ब्रेकअप किया है इसका, देखो ये कितना इजी हो जाता है ना लर्न करना। इट इज एन ऑप्शन, ठीक है, कंपल्शन नहीं है। किसको दी है? डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज। किसके डायरेक्टर्स है ये? आइदर कंपनी या होल्डिंग या सब्सिडरी के हैं। विच गिव्स देम मतलब कौन आएगा? डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दी गई है, ठीक है। विच गिव्स देम, डेफिनेशन में लिखा है विच गिव्स दीज डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, उन्होंने रिपीट किया है। मैंने यहाँ पर देम लिख दिया है कि रिपीट ना हो, क्या हमको यही चीज याद रहे, ठीक है। It is an option given to the directors, officers, employee of a company or its holding or subsidiary, which gives them the benefit or the right, ठीक है, benefit or the right to purchase or to subscribe for shares of the company at a future date at a predetermined price. सेक्शन 2 क्लॉज 37 में ये कवर्ड है। तो अगर ये नोट अगर आपके पास आ जाता है तो लर्न करना कितना इजी हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, अब मैंने बताया था ना कि मैं आपको नोट्स भी लिखवाने वाली हूँ, तो चलो इसी में लिख लेंगे। ये पहले ही आपके पास मैं शेयर कर दूंगी इन द प्रिंटेड फॉर्म इन द मेन लेक्चर्स, ठीक है। तो आपको चैप्टर वाइज नोट्स पहले ही मिल जाएंगे, आपको चाहिए तो आप प्रिंट आउट ले सकते हो उनका, एंड यू कैन बी रेडी। ऑलराइट, तो अब ये जो ऑप्शन है ये दी गई है टू द डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज। डायरेक्टर मतलब कौन से डायरेक्टर्स होंगे? डायरेक्टर्स विल इंक्लूड होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं आएंगे, ठीक है। उनको आप ये ऑप्शन नहीं दे सकते, वो एम्प्लॉय थोड़ी ना है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो उसके शेयर्स हैं कंपनी में, ना कोई लियन एक्सरसाइज करता है, इसीलिए तो वो इंडिपेंडेंट है ना। तो डायरेक्टर आएगा
होल टाइम हो या नहीं हो, ओके, होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको होल टाइम ही होना चाहिए। मैनेजिंग डायरेक्टर तो आएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आएगा। और कौन नहीं आएगा? और कौन नहीं आएगा? डायरेक्टर्स होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ द इक्विटी, ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं ना चाहती हूं कि यहां पर ही आपको वो पॉइंट्स भी समझ में आ जाए जो सेक्शन 62 में कवर्ड है। तो एनी डायरेक्टर्स होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ द इक्विटी शेयर्स, ये लोग नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, ऑफिसर्स आएंगे, ओके ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना ऑफिसर्स की डेफिनेशन, अच्छा वो आगे आएगी, अभी ऑफिसर्स आएंगे इसमें। एम्प्लॉइज में कौन आएगा? देखो, सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉइज। टेम्पररी को हम ये ऑप्शन क्यों दें? हम उनको थोड़ी ना टिकाना चाहते हैं, हम तो परमानेंट एम्प्लॉइज को टिकाना चाहते हैं ना। मैम ऐसा जरूरी है कि वो इंडिया में ही काम करना चाहिए, कि वो फॉरेन के कोई ऑफिस में ब्रांच में बैठा हो, कंपनी का ही ब्रांच है, उसको भी ऑप्शन दे सकते हो आप। तो परमानेंट एम्प्लॉइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो आप भले ही इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, कोई बात नहीं, हम आपको ऑप्शन देंगे। मैम ये एम्प्लॉय किसका होना चाहिए? एम्प्लॉय अपनी कंपनी का भी हो सकता है, होल्डिंग या सब्सिडरी का भी हो सकता है। आप उसको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, आप उसको रिटेन करना चाहते हो ना, तो आप उसको बोलते तेरे को ऑप्शन दे रहे कंपनी का शेयर खरीदने की। तो यहां पर आ सकते हैं एम्प्लॉइज ऑफ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। देख लो कौन से एम्प्लॉय को, किसको देना है आपको ये ऑप्शन। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूं आपको, ये जो ऑप्शन है ना, ये प्रमोटर्स को या फिर एनी पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रमोटर ग्रुप, ठीक है, तो उनको नहीं मिलेगा। मैम ये प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप क्या होता है, ये सब हम बाद में करेंगे, अब सिर्फ नोट्स, क्योंकि ऐसा होगा ना कि डेफिनेशन में ही मैं सब बहुत ज्यादा बताती जाऊंगी ना, तो फिर पूरा सेक्शन 62 यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। ये सिर्फ डेफिनेशन है, इसमें बस इतना ही याद रखो, ठीक है। तो प्रमोटर कौन होता है? द वन हु इनिशिएट्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। वो तो सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ना सेक्शन 2 क्लॉज 69 में, तो 2 क्लॉज 69 सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि प्रमोटर कौन है, वो क्या काम करता है वो नहीं बताते। तो सेक्शन 69 सेक्शन 2 क्लॉज 69 जो प्रमोटर को डिफाइन करता है, वो भी एक बहुत ही अजीब तरीके की डेफिनेशन है। वो ये नहीं बताती कि प्रमोटर क्या करता है, वो सिर्फ बोलता है हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन केस समथिंग गोज रॉन्ग इन द कंपनी। तो ये प्रमोटर है, उसको आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। तो एनी पर्सन हु इज अ प्रमोटर और बिलोंगिंग टू द प्रमोटर ग्रुप, सो इन दैट केस दीज पीपल विल नॉट बी इंक्लूडेड। अच्छा, अगर आपको ना इसको एक टैब्यूलर फॉर्म में करना है तो वो भी हम बना सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक कि एग्जाम में जब वो लोग क्वेश्चन देते हैं ना, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमको वो याद ही नहीं आता है, हम पढ़ के तो गए हैं, लेकिन एग्जाम में पहुंच के हमको ध्यान में नहीं आता कि इसको देनी चाहिए ऑप्शन की नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो आप मेरे साथ ही ये टेबल लिख लेना, यहां पर आप लिखो कि किसको इंक्लूड करना चाहिए, ओके, दिस इज टू बी इंक्लूडेड, ऐसे लिख देते हैं, टू बी इंक्लूडेड, और यहां पर लिखेंगे नॉट टू बी इंक्लूडेड, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, अभी ये एक तरीके की रिवीजन मान लो, किसको इंक्लूड करेंगे? यस, यू आर राइट, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आएगा सबसे पहले तो। अच्छा, यहाँ पे होल टाइम वगैरह का क्या प्रोविजन बताया था मैंने? वेदर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट। क्या मैनेजिंग डायरेक्टर यहां पर आएगा? हाँ मैम आएगा, यस, मैनेजिंग डायरेक्टर यहां पर आएगा, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे बताओ? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। इंडिपेंडेंट कौन होते हैं?
दे आर नॉट रिलेटेड, दे आर नॉट कनेक्टेड टू द कंपनी, ना वो शेयर्स होल्ड करते हैं, ना वो एग्जीक्यूटिव रोल, दे डोंट प्ले एन एग्जीक्यूटिव रोल, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, मीटिंग्स अटेंड करते, एक इंडिपेंडेंट व्यू देते हैं। और कौन इंक्लूड नहीं करोगे? डायरेक्टर्स होल्डिंग more than 10% of इक्विटी शेयर्स, इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यस अच्छा, अब एम्प्लॉइज की तरफ आ जाते हैं। आप कौन से एम्प्लॉइज को इंक्लूड करोगे? मैम परमानेंट एम्प्लॉइज को इंक्लूड करेंगे हम। क्योंकि जो टेम्परेरी एम्प्लॉइज हैं या जो पार्ट टाइम है, उनको हम क्यों इतना बेनिफिट देना? परमानेंट एम्प्लॉइज या तो इंडिया में होंगे, इन इंडिया, या फिर आउटसाइड इंडिया होंगे। काम तो वो कंपनी के लिए ही कर रहे हैं ना। ये जो एम्प्लॉइज हैं वो या तो होल्डिंग कंपनी के लिए काम कर रहे होंगे या फिर सब्सिडरी के। ये एक तरीके का रिवॉर्ड, एक तरीके का रिटेंशन टेक्निक ही तो है। तो या तो सब्सिडरी कंपनी का या तो होल्डिंग का होगा। अच्छा, और किसे नहीं मिलेगा? मैंने बताया था कि जो प्रमोटर है। मैम क्या प्रमोटर को हम स्वेट इक्विटी देंगे? यस, उनको स्वेट इक्विटी मिल जाएगा, लेकिन उनको ईसॉप नहीं मिलेगा। सो प्रमोटर, या क्यों, इसके पीछे का भी लॉजिक है कि भाई प्रमोटर वैसे ही खुद वो कंपनी चालू करके बैठा है, उसको रिटेन करने के लिए आपको उसको शेयर देने की क्या जरूरत है? मतलब उसके ऊपर ही टैक्टिक की क्या जरूरत पड़ेगी ना। जो प्रमोटर ग्रुप में है, तो जैसे मुकेश अंबानी है, उनके प्रमोटर ग्रुप में हो जाएंगे, नीता अंबानी आ गई, ओके, उनके बेटे आ गए, वो सब प्रमोटर ग्रुप में आ गए। तो वो तो वैसे ही कंपनी में इतने इन्वेस्टेड हैं, उनको रिटेन करने के लिए आपको उनको शेयर्स देने की जरूरत है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए ईसॉप नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन वो मेहनत करते हैं तो स्वेट इक्विटी तो मिलेगा उनको। उनको स्वेट इक्विटी दे सकते हो, ये देने की जरूरत है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड। So those who are in the प्रमोटर ग्रुप, इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ ईसॉप। अच्छा, अब एक्सपर्ट की तरफ आ जाते हैं। ये एक्सपर्ट की डेफिनेशन भी कहीं यूज होती है क्या एक्ट में, कि बस इसको डिफाइन करके इन्होंने रख दिया हुआ है? अच्छा, हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर। अब मान लो कि आपको किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस मिल गया, तो बस आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे इसीलिए इन्वेस्ट कर दोगे? नहीं, आपके मन में फिर भी लगेगा पता नहीं कंपनी ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर डेलॉइट या केपीएमजी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एकदम से नजरिया बदल जाता है, एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो एक्सपर्ट एक ऐसा पर्सन है जो अपने एक्ट में रहते हुए सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जैसे आर्किटेक्ट है, वो सर्टिफिकेट दे सकता है। डॉक्टर है, उनको जो एक्ट गवर्न करते हैं वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कीवर्ड्स हैं देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंजीनियर, वैल्यूअर, ये लोग भी तो अपने एक्ट एक्सक्यूज मी अपने एक्ट में रहते हुए एक्ट उनको अलाउ करते हैं कि तुम सर्टिफिकेट दो। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सर्टिफिकेट दे सकता है कि हाँ मैंने एसेट वेरिफिकेशन किया है, ये देखो सर्टिफिकेट। हाँ मैंने स्टॉक चेक किया है, ये देखो स्टॉक सर्टिफिकेट है। सो इन दिस केस यू कैन गिव अ सर्टिफिकेट कि हाँ ये सही है। जैसे हम डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेते, डॉक्टर बोलते हैं हाँ ये बीमार था, मैंने ये इसका इलाज किया, तो डॉक्टर से हम सर्टिफिकेट लेकर आते हैं कि हाँ वाकई में ये ऐसा हुआ था। तो जो भी सर्टिफिकेट दे सकता है दैट पर्सन इज एन एक्सपर्ट। तो इसका हम एक निमोनिक बना लेते हैं, ईवी। ओके, ईवी आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत चल रहे हैं, ईवी, सीए, ये तो हमारे मन में रटा हुआ, सीएसीएस सीडब्ल्यू या सीएमए बोल लो, सीएसीएस सीएमए। ओके, एनी अदर पर्सन भी आ जाएगा, तो वो भी लिख देते हैं, एनी अदर पर्सन जो आपको एक्ट में रहते हुए एक सर्टिफिकेट दे सकता है। तो एक इंजीनियर आ गया, वैल्यूअर आ गया। अभी देखो मेरे पास ना एंटीक ज्वेलरी है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसको बेच दूं। अब एंटीक है
ऐसी थोड़ी ना मार्केट प्राइस में बेच दूंगी, आजकल तो वो कारीगरी मिलती भी नहीं है। तो मैं एक वैल्यूअर के पास चली गई, तो उसने मुझे बोला कि मैम ये इसका अभी कंसिडरिंग कि ये बहुत रेयर है तो ये इसका वैल्यू है। अच्छा, मुझे मेरी कंपनी बेचनी है तो मुझे उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी कि नहीं? जैसे शेयर वैल्यूएशन होती है, एसेट वैल्यूएशन, एसेट्स की वैल्यूएशन करनी है, तो वो सारी चीजें एक वैल्यूअर करेगा। ठीक है, दैट इज एन एक्सपर्ट। अच्छा, एक्सपर्ट में भी आपको इजीली लास्ट मिनट पे लर्न हो जाए उसका भी मैंने एक चार्ट बनवा लिया है। यस, सो इट इंक्लूड्स इंजीनियर, वैल्यूअर, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट। जब ऐसे लिस्ट बनी होती है ना, तो कितने इजीली ये सारी चीजें लर्न हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में इसी की फोटो आ जाती है हमारे आंखों के सामने। Any other person who has the power or authority to issue a certificate in pursuance of any law for the time being in force, तो उस वो जो लॉ उसको गवर्न करता है वो अलाउ करता है टू इशू अ सर्टिफिकेट, तो हम कर सकते हैं। देन वी हैव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो आपको नहीं है। हाँ, अब दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज सेक्शन 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट्स, मुझे ना पता है कि इन चीजों पे क्वेश्चन आएंगे, एंड मुझे ऐसे लगता है कि इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि आप इन चीजों को एज इट इज लिखो। तो मेरी आदत है कि मैं लेक्चर्स में आपको बोलती रहती हूँ कि बेटा यहां पर ना लर्न लिख दो। तो जहां पर भी मैं आपको लर्न लिखवाऊंगी ना, मतलब यू हैव टू लर्न दिस एज इट इज। आप इसमें कोई अपने ओन वर्ड्स का यूज नहीं करोगे तो बेटर है। वैसे तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन अगर ये केस में आप ओन वर्ड्स नहीं लिखोगे ना, तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो जहां पर भी मैं आपको लेक्चर में लर्न लिखवा देती हूँ ना, इसका मतलब है कि इसको एज इट इज लर्न ही करना है। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं है, इसको हमें लर्न ही करना है। और ये सिंपल है, क्योंकि हम अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हमको तो पता ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। वो अलग से थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं, पता है, इस पे इंस्टीट्यूट अलग से बोलते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 40 लिखो। तो सेक्शन 2 क्लॉज 40 डिफाइन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो क्या आएगा इसमें? एक तो बैलेंस शीट आ गई, which is prepared at the end of the financial year। तो मुझे नहीं लगता कि at this stage I have to tell you कि बैलेंस शीट end of the year as on a particular date प्रिपेयर की जाती है। लेकिन एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड प्रिपेयर किया जाता है, ओके, और फॉर द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर आपकी कंपनी है जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ठीक है, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप पीएनएल नहीं बनाओगे, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे। मेरी फिर भी आदत है कि इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ। मैं ना ऐसे लिखती थी, मेरे जब नोट्स होते थे ना मार्जिन में, बैलेंस शीट, ठीक है, पीएनएल, लेकिन अगर मेरी नॉन प्रॉफिट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो मैं ऐसे मेरे छोटे छोटे नोट्स बनाती रहती थी मेरे टेक्स्ट बुक में। तो मैं सिखाने के टाइम पे भी ऐसे ही कर लेती हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो जब मेरी रिवीजन होती है ना, तो बैलेंस शीट, पीएनएल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो, मैं ऐसे ही लर्न करती रहती थी। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज, ये मेरी ये चेंज का साइन है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जिसको इंड एस अप्लाई करता है, वो ये स्टेटमेंट भी अलग से बनाएंगे। और जो चीजें आप फाइनेंशियल्स में नहीं लिख सकते, या कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, या आपको कुछ किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, हाईलाइट करना है, कैलकुलेशन बतानी है, मेथड लिखना है, तो वो आप नोट्स में लिख सकते हो। तो जो भी फाइनेंशियल्स पढ़ रहा है, वो नोट्स में उन चीजों का एक्सप्लेनेशन ढूंढ सकता है कि ये कैसे अमाउंट आ गया, या ये कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो किया है, या ये वैल्यूएशन कैसे की है। तो वो सारे एक्सप्लेनेशन, या मुझे बताना है कि हमको एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तो फिर आई वांट टू जस्ट इन्फॉर्म। तो जो भी आपको इन्फॉर्म करना है वो एक्सप्लेनेटरी नोट में कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, मैंने कीवर्ड्स ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं। 1 पर्सन company, small company, dormant company, private company, if it is a startup, they need not prepare cash flow statement। ये एक प्रिविलेज दी गई है इन कंपनीज को कि देखो, तुम एक सिर्फ 1 पर्सन कंपनी हो, तो हम तुमको बर्डन नहीं करना चाहते कि भाई नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाओ। तुम अगर एक स्मॉल कंपनी हो या फिर डोरमेंट कंपनी हो, तो तुम्हारे पास वैसे भी कुछ ज्यादा लिखने को होगा नहीं। तो इनको ना रिलैक्सेशन देने के लिए, रिलीफ देने के लिए हमने इनको बोला ठीक है तुम कैश फ्लो नहीं दोगे तो भी चलेगा।
प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप, स्टार्टअप को इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया, आपको कुछ भी लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल दिस इन पीडीएफ फॉर्म, प्रिंटेबल फॉर्म. ओके, startup means it is incorporated under this act or previous law and it is recognized as a startup under this department. क्या ये सब हमको लर्न करना है मैम? बिल्कुल भी नहीं. सिर्फ इतना याद रखना है कि स्टार्टअप को 10 years तक वो बेनिफिट्स मिलते हैं, उतना याद करो. ये सब लर्न नहीं करोगे तो भी चलेगा. ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, ये पता नहीं शायद एमसीक्यू में वो लोग पूछ सकते हैं, बट जनरली दे डोंट आस्क, लेकिन कुछ भी हो सकता है. ये जो एक्सेप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, दिस विल बी एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी विच हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो अगर आप एक प्राइवेट कंपनी और आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न, तो फिर आपको भी ये एग्जेम्पशंस मिल सकती हैं. ठीक है, next let us discuss the one of the important definitions, that is section 2 clause 41 फाइनेंशियल ईयर. इस पे मेरे हिसाब से छोटे छोटे एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है, चलो फाइनेंशियल ईयर को हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे. वैसे फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च वही पीरियड होती है ना. यस, इन रिलेशन टू अ कंपनी, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस हम पढ़ रहे हैं ये कंपनी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं. हम ओपीसी सॉरी, हम प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप को थोड़ी ना ये सब अप्लाई कर रहे हैं. तो वो बार बार क्लैरिफाई करते रहते हैं दैट इन रिलेशन टू अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना है. इट मीन्स द पीरियड एंडिंग ऑन 31st day of March every year. But if it has been incorporated on or after, ठीक है, on or after 1st day of January, okay, 1st day of January, on or after बहुत clearly उन्होंने दिया है. If you are incorporated on 1st of January or after 1st of January, then the period ending on 31st March of the following year. ठीक है, हाँ, ये मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया. इसकी भी मेरे पास डेफिनेशन मेरे हैंड रिटन फॉर्म में है, ये देखो. ये इजी हो जाती है लर्न करना ना, वो प्रिंट नहीं इतना ध्यान में रहता है. इन रिलेशन टू कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. पीरियड एंडिंग ऑन 31st March एवरी ईयर. इसका मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 31st of March. ये रेगुलर है. मैम ऐसा क्यों है, मैं कैलेंडर ईयर क्यों नहीं रख सकती? देखो, इनकम टैक्स में 1 अप्रैल से 31st March के लिए आपको बोला जाता है कि अभी आप रिटर्न फाइल करो. तो अगर रिटर्न वो पीरियड के लिए आपको फाइल करना है तो इट इज बेटर कि आपकी अकाउंटिंग भी उसी पीरियड के लिए होनी चाहिए. सो टू मैच योर फाइनेंशियल्स विद द इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट, हमने बोला कि वरना क्या होगा, आपने अपने फाइनेंशियल्स बना लिए कैलेंडर ईयर के हिसाब से, फिर आपको दोबारा से बनाने पड़ेंगे फॉर इनकम टैक्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31st of March. तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है ना, तो इसीलिए हमने बोला कि नहीं, इनकम टैक्स के साथ मैच करने के लिए आपको भी आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो यही पीरियड के यही जो फाइनेंशियल्स है वो यही पीरियड के लिए बनाने पड़ेंगे, 1 April to 31st of March. तो हमने फाइनेंशियल ईयर को ही फिक्स कर दिया. ठीक है, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है. लेकिन अगर आप एक ऐसी कंपनी हो विच इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर, ठीक है, on 1st of January या फिर after 1st of January, then the period ending on 31st March of the following year will apply. Now let's see for example कि मैं incorporate हुई थी on 1st of January 2026. ठीक है, मैं incorporate हुई थी on 1st of January 2026. तो मेरी मर्जी है, मैं 31st March 2026 को अगर अपने अकाउंट्स क्लोज करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरी मर्जी है. बट लॉ बोलते हैं यार 3 महीने में तुम क्या अकाउंटिंग कर लोगे. इट इज ओके अगर आपने अपने अकाउंट्स 31st March, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर को 31st March 2027 को क्लोज कर दिया, तो फिर यस,
कैन आई से दैट द पीरियड इज एक्सीडिंग 12 मंथ्स? ये अलाउड है फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है ना, वो हो सकता है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 मंथ्स। ये जो लिमिट्स देख रहे हो ना आप, 1 ये एलएलपी में अलग है। हाँ, वहां पे 30 सितंबर तक का है, तो वहां पर आपका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर वो मैक्सिमम 18 मंथ्स का हो सकता है, लेकिन कंपनी में इट इज ओनली फॉर मैक्सिमम 15 मंथ्स। अच्छा मैम, हमारी जो कंपनी है वो 1 जन को इनकॉर्पोरेट हुई थी। हमने डिसाइड किया है कि हम हमारा जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2027 को ही क्लोज करेंगे। ओके, तो फिर मेरे सेकेंड फाइनेंशियल ईयर का क्या होगा? देखो, आपका जो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर है ना, वो तो 12 मंथ्स का ही होगा। दैट विल बी फ्रॉम 1 अप्रैल 2027 टू 31 मार्च 2028। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए हमने आपको एक्सटेंडेड टाइम पीरियड का ऑप्शन दिया है, बाद में आपको ये नहीं मिलेगा। अच्छा मैम, अगर हम 1 फरवरी को इनकॉर्पोरेट हुए तो भी आप 1 फरवरी को अगर इनकॉर्पोरेट है तो यही अप्लाई होगा। तो आपका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है ना, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर वो 1 फरवरी से जब 1 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2027, यस, इसमें एंड हो सकता है। आपको अभी 2 महीने में एंड करने की फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कोई जरूरत नहीं है। आप अभी तो इनकॉर्पोरेट हुए हो, क्या लिखोगे आप? अगले साल करना, 2027 में करना। ठीक है, चलो कुछ छोटे मोटे ऑप्शंस दे देती हूँ आपको ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट है 2 मई 2027। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। इनकॉर्पोरेशन डेट है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन की जो डेट है, तो फिर व्हाट इज योर ईयर एंड? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? यस, एब्सोल्युटली राइट। आपको ईयर एंड करना पड़ेगा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 31 मार्च 2028 में। ओके, वेरी गुड। अच्छा, 31 दिसंबर की अगर मैं डेट दे दूं तो 31 दिसंबर 2027, मतलब लास्ट डे पे आप इनकॉर्पोरेट हुए थे, तो भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ऑन 31 मार्च 2028। देखो, ये जो प्रोविजन है ना कि आप अगले साल कर लेना, ये नहीं किया तो भी वो 1 जनवरी वाले लोगों के लिए है, जो 1 जनवरी को या फिर उसके बाद, जैसे मैंने आपको बोला 1 फेब या 20th फेब ले लो 2027। तो देखो, हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको अगर 2027 में करना है तो फिर आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ना मैं 28 कर देती हूँ ताकि हमको ये क्लियरली, मतलब फाइनेंशियल समझ में आ जाए सारे। ठीक है, ओके। 31 दिसंबर 27 हो गया, उसके बाद 1 जन 28 ही आएगा ना। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपको 31 मार्च 2028 पे एंड करना है, आप कर लो, या फिर आप 31 मार्च 2029 में भी करोगे ना तो भी इट इज ओके। तो हमारा जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है ना, वो मैक्सिमम 15 मंथ्स तक जा सकता है, लेकिन जो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर है वो आपको 12 मंथ्स ही रखना है, उसमें आपको कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगी यार। ठीक है, कोई एक्सटेंशन नहीं है। अच्छा, इधर ना एक एक छोटा सा प्रोवाइजो है, ये वाला, where a company or a body corporate which is either holding subsidiary associate of a company incorporated outside India and is required to follow a different financial year। इसका क्या मीनिंग होता है? तो मैंने ना एक एग्जांपल लिया है आपके लिए, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको वो प्रोवाइजो समझ में आ जाएगा। नाउ, पेप्सिको इंक, ओके, इंक मींस इनकॉर्पोरेटेड। पेप्सिको इंक जो है ना, ये एक कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और मान लो कि इसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ना, या इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर है। मतलब ये लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं।
ओके, ये लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। और अगर आप इसकी सब्सिडरी देख लो, जैसे पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये लोग जबरदस्ती, बिकॉज हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप अपने हिसाब से फॉलो कर लो, नहीं, ये जो सब्सिडरी है ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट की गई है, तो फिर इनको तो 1 से लेकर 31 मार्च वाला पीरियड ही फॉलो करना पड़ेगा, तो ये होगा इसका फाइनेंशियल ईयर। अब सोचने वाली बात ये है, जो हमारी पेरेंट कंपनी है वो फाइनेंशियल्स बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, यहाँ पे लिख देती हूँ, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। So the financial statements are prepared for the period 1st of January to 31st of December, और ये जो फॉलो करती है वो है 1st April to 31st of March। अब अगर मुझे इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करना है या छोड़ो कंपेयर ही करना है, मैं कर सकती हूँ क्या? अब ये जो पीरियड है और ये जो पीरियड है ये कितना डिफरेंट है, कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। अगर मेरे को कंसोलिडेशन भी करना है तो कंसोलिडेशन भी नहीं हो पाएगा। तो ये केस में ना हमने एक सॉल्यूशन दिया है, हम बोलते हैं ठीक है, कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है ना, तुम एक काम करो, तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन दो, ठीक है, तुम एक काम करो, जो जो इंडियन कंपनी हम उनको बोलते हैं, तुम एक काम करो, तुमको तुम्हारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो तुम्हारे होल्डिंग कंपनी के साथ मैच करना है ना, तो तुमको ही जाना पड़ेगा, ऐसे याद रखना। तो जो इंडियन कंपनी है, क्योंकि ये जो पेरेंट कंपनी है, जो फादर है, ठीक है, जो पेरेंट है, वो थोड़ी ना बोलेगा मैं तेरे लिए चेंज होता हूं, नहीं, तू मेरे लिए चेंज हो, हम तो बच्चे को ही बोलते हैं ना तू चेंज हो, तो ये कौन है, ये तो बच्चा ही है ना, तू चेंज कर, मेरा तो कैलेंडर ईयर फिक्स है, मेरा तो कैलेंडर ईयर फिक्स है, मैं क्यों चेंज करूं, तू जा तेरी गवर्नमेंट के पास, बच्चे को बोलते हैं ना तू चेंज कर, तो बच्चा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कि देखो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो हमारे पेरेंट कंपनी के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता है, तो हम अब कंसोलिडेशन कैसे करें, कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इट इज ओके इफ आई फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमको अलाउ कर देती है ना तो कर सकते हो। सो इन दिस केस द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अलाउ कंपनी टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, देखो ये एक चार्ट है, इसमें पूरा वो प्रोवाइजो कवर हो गया है, ठीक है, चलो मैम सिर्फ इसी को अलाउड है कि हमारी भी कंपनी को हम बोल सकते हैं मैं इसको अलाउ कर दिया हमको भी नहीं, अगर आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हो, आपकी कोई होल्डिंग वगैरह नहीं है या कोई सब्सिडरी नहीं है, तो आपको ये सारी प्रिविलेजेस नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर, ओके। अब आ जाते हैं फॉरेन कंपनी के ऊपर, यस, ये जो सेक्शन 2 क्लॉज 42 में डेफिनेशन दी गई है ना, यहां पर लिख दो लर्न, क्यों, क्योंकि ये डेफिनेशन पे वो काफी बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अच्छा इस पे क्या टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, वो याद है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मींस, हाँ ये जो रूल 2 में दिया हुआ है ना, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली केस बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन वो सिर्फ केस बेस्ड की फ्रेमिंग होती है, ओके, वो दिखता केस बेस्ड है, एक्सपेक्टेशन तो उनकी यही होती है कि तुमको पूरी थ्योरी लिखनी है वहां पर, ओके, तो फ्रेमिंग इसकी केस बेस्ड जैसी होगी, लेकिन लिखना आपको पूरा थ्योरी पड़ेगा वहां पे। तो ये फॉरेन कंपनी होती क्या है, इट मीन्स अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज हाईलाइट करेंगे हम इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया को हमें स्टार मार्क करना है, आप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, ठीक है, लेकिन फिर हम यहाँ पे पढ़ ही क्यों रहे हैं, भले ही आप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन यू आर प्रेजेंट इन इंडिया, आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, कैसे बिजनेस कर रहे हो, देखो यू मे बी प्रेजेंट आइदर ऑन योर ओन और थ्रू एन एजेंट, यहाँ पर फ्रंट स्लैश डालो, क्योंकि डेफिनेशन को जब हम इस पार्ट्स में ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो फिर लर्निंग बहुत ईजी हो जाती है। So you are present in India either itself or through an agent. You are present either physically, मतलब आपका कोई प्लांट है या फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या आपका सेल्स ऑफिस है या आपके आउटलेट्स है,
या फिर फिजिकली प्रेजेंट हो या इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली में इंक्लूड डेटा कंप्यूटिंग, ईमेल, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग, आप एसएमएस या फिर सोशल मीडिया, ईमेल, ओके, इन सब से प्रेजेंट हो, या फिर आप डेटा टेलीकम्युनिकेशन, या फिर आप टेलीमेडिसिन, इन सब चीज़ों में प्रेजेंट हो। वी विल डिस्कस कि क्या-क्या उसमें आएगा। जब हम टाइप्स ऑफ कंपनीज जाएँगे ना, तो वहाँ पर हम देख लेंगे कि व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। It conducts business activity in India in any other manner. This actually widens the scope of the definition. कि आप किसी भी तरीके से प्रेजेंट हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। एक कंपनी थी, ओके, एक कंपनी थी जो बाहर इनकॉर्पोरेट की गई थी। इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसके जितने भी डायरेक्टर्स थे ना, वो हर साल इंडिया आते थे मीटिंग करने और मशीनरी का ऑर्डर देने। वो एक होटल में रहते थे हर बार। दैट होटल वॉज कंसिडर्ड टू बी अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, क्योंकि वो हर साल आते थे, यहाँ रुकते थे, मशीनरीज का ऑर्डर देते थे, मीटिंग कंडक्ट करते थे। दिस होटल वॉज कंसिडर्ड टू बी अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो आप किसी भी मैनर में प्रेजेंट हो, क्या होता है ना, हम एस्केप करने की देखते हैं, नहीं हम तो फिजिकली प्रेजेंट है ही नहीं, हम तो यहाँ पे सिर्फ 2-4 दिन के लिए आए थे, एज अ टूरिस्ट आए थे। तुम किसी भी तरीके से हमको घुमाने की कोशिश कर लो, हम नहीं मानने वाले हैं। यू मे बी प्रेजेंट इन एनी अदर मैनर, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन कंपनी। मैम ये तो समझ में आ गया डेफिनेशन, लेकिन इसकी रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस ये है कि भले ही आप बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो, लेकिन क्योंकि आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ का कंपनीज एक्ट उस पर्टिकुलर बिजनेस पे अप्लाई हो जाएगा। तो जो बिजनेस आपका इंडिया में है, उसको ऑटोमेटिकली जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, वो अप्लाई हो जाएगा। यस, तो ये रेलेवेंस है। आज के सेशन की लास्ट डेफिनेशन है फ्री रिजर्व्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि इस पे ना थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर लिख दो लर्न, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमको आगे भी काम आने वाली है। तो मैंने सोचा एक ही बारी में इसको डिटेल में डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि ये हमको यूनिट 3 में भी आएगी, जब हम फ्री रिजर्व्स वगैरह, जब बोनस बायबैक वगैरह डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें इस चीज का मेंशन किया जाता है। तो अगर वहां पर करने वाले, तो मैंने सोचा इसको अभी से हम बहुत डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, फ्री रिजर्व्स क्या होता है? फ्री रिजर्व्स बेसिकली वो रिजर्व्स होते हैं विच आर नॉट केप्ट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कैपिटल रिजर्व जो होता है ना, वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने साइड में रखा हुआ पैसा है। ठीक है, जैसे मुझे कैमरा खरीदना है, तो मैं 2-5 हजार हर हफ्ते हर महीने साइड में रखती जा रही हूँ कि मुझे इससे कैमरा खरीदना है। ये पैसे मैं किसी की बर्थडे पार्टी में स्पेंड नहीं करूंगी, ये पैसे मैं मेरे फ्रेंड को लोन पे नहीं दे दूंगी, ये पैसे मैं घर खर्ची में नहीं डालूंगी, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ कैमरा खरीदने के लिए यूज करूंगी। दैट इज नोन एज अ कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने क्रिएट किया हुआ है, वो उसी के लिए आप यूज करोगे। लेकिन ये जो फ्री रिजर्व्स होते हैं, ये इसमें कोई ऐसा फिक्स पर्पस है ही नहीं। दिस कैन, और हाँ, कैपिटल रिजर्व जो होता है, वो हर बार रेगुलर एक्टिविटीज से क्रिएटेड नहीं होता है। जैसे हर हर महीने मैं लैंड नहीं बेचने वाली हूँ, हर महीने मैं प्लांट एंड मशीनरी नहीं बेचने वाली हूँ। ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब ऐसे कभी मैंने बेच दिया, हाँ 2-3-4 साल में एक बार मैंने बेच दिया, तो वो हर साल मेरा नहीं होने वाला था। दैट इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट्स, और उसी से बनता है कैपिटल रिजर्व। लेकिन ये जो फ्री रिजर्व्स है ना, ये ऐसे रिजर्व्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल है टू डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जैसे आपके जनरल रिजर्व्स हो गए, ठीक है, तो इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस है ही नहीं। आपका जो पीएनएल का क्रेडिट पड़ा है, आपने उसको किसी पर्पस के लिए नहीं साइड में रखा है। दैट कैन बी यूज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो आपकी मर्जी है, आप इसको डिविडेंड के तौर पे देना चाहते हो तो दे दो। अब ठीक है, नोट्स कहाँ लिखूं? इधर इधर लिखते हैं। ओके, हम पढ़ रहे हैं फ्री रिजर्व्स,
सेक्शन 2 क्लॉज 43 में इसको डिस्कस किया गया है। अच्छा, तो फ्री रिजर्व्स क्या होता है, आप मेरे साथ ही नोट्स बना लो। These are the reserves which are available to be distributed in the form of dividend। ठीक है, तो ये ऐसे रिजर्व्स हैं जो हम डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो डिविडेंड मतलब आपको एक्चुअली में पैसा देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते अरे वाह कल मैंने एक शेयर खरीदा था 100 रुपए में, अब उसका प्राइस आज देखा तो 150 रुपया हो गया है। बोलो, मैंने पिछले हफ्ते ही खरीदा था, अब 150 रुपया हो गया है। तो क्या वो 50 रुपए आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड? आज तो नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ पेपर का प्रॉफिट है। पेपर प्रॉफिट मतलब बुक्स में लिखा हुआ कि 100 रुपए की चीज थी, आज 150 रुपए की हो गई। प्रॉफिट तो तब आएगा ना जब आप एक्चुअली उस चीज को सेल करोगे। तो जब तक सेल नहीं करोगे तब तक प्रॉफिट आएगा नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? अगर मैंने अलाउ कर दिया, हाँ ठीक है 50 रुपए ना, करो डिविडेंड डिक्लेयर करो, लोगों को बोलो कि कंपनी ने बहुत पैसा कमाया, हम इस बार 30 रुपया डिविडेंड देंगे। अरे लेकिन तुम्हारे पास इतना प्रॉफिट है क्या? जब तक आप वो शेयर सेल नहीं कर देते वो 50 रुपया आएगा ही नहीं आपके पास। That is not actual profit, that's not actual money. You cannot use it for distribution in the form of dividend। तो वो फ्री रिजर्व है ही नहीं। तो बोलने का मतलब ये है, फ्री रिजर्व्स में सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्लूड होगा? इट इंक्लूड्स ओनली एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल मतलब रियलाइज मतलब सेल करके हाथ में मेरे पैसे हैं वो ही आएगा, सिर्फ पेपर प्रॉफिट मतलब बुक्स में लिखा हुआ प्रॉफिट नहीं आएगा। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं इंक्लूडेड होती हैं। जैसे सबसे पहले अनरियलाइज्ड गेन्स। मैं आपको ये सब इतना डिटेल में क्यों करा रही हूँ, ये तो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स है, हमको तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। पोर्शन कैसे कंप्लीट होगी? अरे आजकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है इंस्टीट्यूट कि ये सारे रिजर्व गेन्स है, प्रॉफिट, अभी कैलकुलेट कर लो फ्री रिजर्व। अभी अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया कि अभी ये फ्री रिजर्व पहले कैलकुलेट करो फिर देखो इसमें बायबैक के लिए या बोनस के लिए आप यूज कर सकते, कैसे करोगे फिर? कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया तो हमको इसकी नॉलेज होनी चाहिए ना। अच्छा, अनरियलाइज्ड गेन मतलब क्या होता है? देखो पहले तो समझो, रियलाइज मतलब सोल्ड, अनरियलाइज मतलब बेचा ही नहीं है हमने, सिर्फ पेपर पे गेन दिख रहा है। जैसे मैंने शेयर जो है वो खरीदा था 100 रुपीज पे, एक हफ्ते के बाद देखा तो 150 रुपीज उसका मार्केट प्राइस हो चुका था। ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। तो क्या हम 50 रुपीज जाके खर्च कर सकते, चलो पार्टी करेंगे? नहीं, इसे बोलते हैं अनरियलाइज्ड गेन। हाँ मैम, अगर मैंने इसको बेच दिया तो क्या मैं इसको यूज कर सकती हूँ? बिल्कुल, तभी वो रियलाइज्ड होगा ना, वो फ्री रिजर्व में आ जाएगा। लेकिन अनरियलाइज्ड है वो फ्री रिजर्व में नहीं आएगा। और क्या नहीं आएगा बताओ? नोशनल गेन नहीं आएंगे। नोशनल मतलब कि ये इमेजिनरी है, अभी तो फिलहाल ऐसा गेन हुआ ही नहीं है। मान लो कि मुझे ना एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है फ्लाईओवर बनाने का और मुझे ना 100 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, मुझे 100 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन वो 3 साल के बाद मिलेंगे जब ये फ्लाईओवर का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने अगर मेरे पीएनएल में खर्चे तो सारे रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन मैंने ये पीएनएल ईयर 1 का है, ये पीएनएल ईयर 2 का है और ये पीएनएल ईयर 3 का है। अब मुझे एक बात बताओ, खर्चे आपने पूरे रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन क्योंकि ये 100 करोड़ आपको थर्ड ईयर में मिले, आपने यहाँ पर इनकम रिकॉर्ड करके प्रॉफिट कैलकुलेट किया, क्या ये सही होगी? ये सही अकाउंटिंग है ही नहीं ना। तो लॉ बोलता है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो 100 करोड़ का ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लीशन थोड़ा थोड़ा जो परसेंटेज है वो एज अ प्रॉफिट आप रिकॉर्ड करते रहो, एज इनकम आप रिकॉर्ड करते रहो, तो फिर आपको जो गेन आएगा क्या वो फिलहाल एक्चुअल गेन है? नहीं, वो तो सिर्फ नोशनल है ना, कि भाई आज अगर मुझे कंप्लीशन के बेसिस पे इतना पैसा मिलता तो मेरा कितना प्रॉफिट होता। ये बोलते हैं नोशनल गेन। तो हम क्या बोलते हैं, इसको यूज नहीं करना है। क्यों यूज नहीं करना है? बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअल। आपको तो अभी मिला ही नहीं, वो तो 3 साल के बाद पैसे मिलने वाले हैं।
देन वी विल ऑल्सो एक्सक्लूड, ठीक है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। जो भी आपको रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है वो तो आप इंक्लूड करोगे ही नहीं। नाउ रीवैल्यूएशन मतलब क्या, कि मैंने लैंड बहुत साल पहले खरीदा हुआ था 1 करोड़ रुपए में, कई साल हो गए अभी उसको, तो बहुत बड़ा लैंड था। अब उसका जो वैल्यूएशन मैंने करवाया, मेरे तो आंखें खुल गई। अरे अभी इसका वैल्यूएशन मैंने कराया 20 करोड़ हो गए हैं। मतलब वो सालों पहले 1 करोड़ का लैंड लिया था, अभी 20 करोड़ हो गए। तो चलो मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 20 करोड़ रुपए दिखा दिए। मतलब मुझे जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है वो है 19 करोड़ रुपीस। क्या मैं इसको यूज कर सकती हूँ? मैम बिल्कुल नहीं कर सकते। जब तक आप उसको सेल नहीं करोगे तब तक तो ये प्रॉफिट आया ही नहीं ना आपके हाथ में। तो ये तो फ्री रिजर्व हुआ ही नहीं। फ्री में तो वही आएगा ना जो रियलाइज हो चुका है, मतलब सेल के बाद जो पैसा आया आपके पास में, ये तो आया ही नहीं है। ठीक है, अब ना डेफिनेशन में अगर आप ध्यान दोगे ना तो वहां पर उन्होंने लिखा है अदरवाइज। अदरवाइज का क्या मीनिंग होता है ये कोई एक्सप्लेन नहीं करता है हमें, कि मैम ये अदरवाइज का मीनिंग क्या होता है। ये देखो यहाँ पर लिखा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, नोशनल गेन्स, अनरियलाइजिंग, ये नहीं आएगा। वेदर शोन एज रिजर्व और अदरवाइज। अदरवाइज मतलब मैंने ना थोड़ी फैंसी अकाउंटिंग करके ऐसा दिखाया कि ये तो रिजर्व है ही नहीं, ये तो मैंने पीएनएल में अदर इनकम करके लिख दिया। अरे भाई तुम हमको बुद्धू मत बनाओ, तुम इसका कोई भी फैंसी अकाउंटिंग कर लो, है तो ये अनरियलाइज्ड, इसे फ्री रिजर्व नहीं माना जाएगा। तो लॉ बोलता है कि यार तुम कैसे भी इसको हाइड करने की कोशिश करो, तुम इसको कोई भी नाम दे दो, ये फ्री रिजर्व नहीं है। तो ये अदरवाइज का मीनिंग ये होता है। ठीक है, एनी चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी including surplus in the profit and loss account on measurement of asset or liability at the fair value। अब इसका क्या मीनिंग है? ये पूरी तरह तो हमारे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चेंज इन द कैरिंग अमाउंट का एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, वो भी नहीं आएगा ना यहाँ पे, चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लाइबिलिटी। ठीक है, इसमें वो थोड़ा सा रिवैल्यूएशन वाला एस्पेक्ट फिर भी फिर से आ जाएगा कि मैंने शेयर्स खरीदे थे एट 10 लाख रुपीस मान लो, और अब उनकी वैल्यू है 12 लाख रुपीस। तो क्या ये 2 लाख रुपीस मुझे मिला आज? नहीं ना, देयर इज अ चेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट का मीनिंग होता है द वैल्यू एट विच आई शो दैट एसेट इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो द वैल्यू एट विच द एसेट और लाइबिलिटी इज सिटिंग इन द बैलेंस शीट, उसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। अब ये तो एक्चुअल है ही नहीं, इसीलिए ये फ्री रिजर्व नहीं आएगा। ठीक है, एक लाइबिलिटी वाला भी आपको एग्जांपल दे देता हूं कि लाइबिलिटी में गेन कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने लिखा है ना कि देयर इज सम गेन। रिजर्व मतलब आपने कुछ कमाया ना, अभी लाइबिलिटी में से कैसे आप कमाओगे? लाइबिलिटी तो मतलब आपको पे करना है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कंपनी ने किसी फॉरेन बैंक से, ठीक है, कंपनी ने किसी फॉरेन बैंक से 1 लाख डॉलर्स का लोन लिया था। ठीक है, और वो टाइम पे एक्सचेंज रेट था कि $1 इज 100 रुपीज। अब $1 जो है वो 90 रुपीज हो गया। अरे अच्छा हुआ यार, मतलब 100 रुपए वाली जो चीज थी अब वो 90 रुपए की हो गई ना। मतलब अब मुझे कम पैसे देने हैं ना। पहले मुझे $1 के 100 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब मुझे वो $1 के सिर्फ 90 रुपए देने पड़ेंगे ना। तो मतलब मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई। पेपर पे हुई है ना, एक्चुअली में रीपे किया है क्या? आप खुश नहीं हो सकते, अरे 10 रुपए कम देने, 10 रुपए कम देने हैं। आज हुआ है क्या वो? मतलब वो पेपर पे ही है ना गेन। सरप्लस दिख रहा है आपको, यहाँ पे सरप्लस दिख रहा है, लेकिन क्या वो रियल है? नहीं ना। तो ये फ्री रिजर्व नहीं माना जाएगा। आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, मान लिया हमने। दिस डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज नॉट फ्री रिजर्व, क्योंकि अब तक आपने उसको पे थोड़ी ना किया है कि ये आप कमा लो। दिस इज नॉट फ्री रिजर्व। ठीक है,
तो ये थी डेफिनेशन ऑफ फ्री रिजर्व कि उसमें आप अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लायबिलिटी इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि ये सब ऑन पेपर प्रॉफिट दिखता है, ये तो एक्चुअली में प्रॉफिट है ही नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ना हमारी डेफिनेशन थी ऑन फ्री रिजर्व्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं ना आपको एमसीक्यू के टेस्ट पेपर जो मैंने बनाया हुआ है ना, वो देती हूँ। पहले आप वो गूगल फॉर्म खुद से सॉल्व करो, ठीक है, फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो, ये फॉर्म शेयर किया हुआ है मैंने आपके साथ में, लिंक दिया हुआ है आपको मैंने, तो वो फॉर्म आप पहले सॉल्व करो और फिर उसके बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लेक्चर में स्टूडेंट्स ऐसे ही होने वाला है, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे। आप एक बार एमसीक्यू खुद से सॉल्व कर लो, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करो पहले खुद से, मैं वेट करती हूँ, फिर डिस्कस कर लेंगे। Alright guys, I hope you are ready with your answers. Yes, this was the form which I had shared with you. It is already provided in the drive link. Come on, tell me, what is the answer to the first question? Let us read it first, okay? Let us read it और देख लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इसका आंसर हमको कैसे ढूंढना चाहिए। ठीक है, A company holds 22% of the total voting power in company B. तो company A holds holds 22%. However, 5% of the shares are held by company A in fiduciary capacity. तो एज अ ट्रस्टी वो अगर होल्ड कर रहे हैं, क्या हमें ये इंक्लूड करना चाहिए? नहीं, वो हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम कि इस चीज को तो एक्सक्लूड कर देंगे, तो 22 में से 5% तो चला गया, एक्चुअल होल्डिंग इज ओनली 18%। तो क्या ये एसोसिएट होगी? आपने क्या सिलेक्ट किया है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बाद में आएगा, आप सबमिट करोगे तो आपको आंसर्स आ जाएंगे, विद एक्सप्लेनेशन आएंगे। तो B is not an associate because the shares held in the fiduciary capacity, they will not be included for the calculation. ठीक है, during the winding up of the company, liquidator is seeking to identify contributories. तो ये contributory पे question है कि वाइंडिंग अप पे कौन कॉन्ट्रीब्यूट। मिस्टर एक्स जो है, ही इज होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर जो फुल्ली पेड अप है, तो क्या फर्क पड़ता है? बोलते तो उसको कॉन्ट्रीब्यूटरी है ना, उससे पैसे नहीं लेंगे, लेकिन उसको बोलते तो कॉन्ट्रीब्यूटरी है। क्या लिखा है आपने इसका आंसर? तो वो लोग नहीं, सॉरी, दे आर आर्ग्यूइंग, द लिक्विडेटर इज आर्ग्यूइंग दैट सिंस एक्स हैज नो लायबिलिटी ही इज नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो क्या लिक्विडेटर का बोलना सही है? बोलते तो उसको कॉन्ट्रीब्यूटरी, उससे पैसे नहीं लेंगे, लेकिन बोलते तो कॉन्ट्रीब्यूटरी है ना। Company Alpha has an agreement with Company Beta that allows Company Alpha to appoint majority of the directors in Beta's board. ठीक है, कंट्रोल आ गया, देखो, you can appoint majority. Alpha holds 0 shares. Shareholding is not the only criteria ना, हमने पढ़ा था कि सिर्फ शेयर्स आपको कंट्रोल नहीं देते। If I can control the composition of the board, तो भी कंट्रोल तो मिलेगा। Does Alpha have control over Beta? तो आंसर क्या लिखा है आपने? Yes, because you have the right to control the directors. ठीक है, for a company that does not belong to any class of companies specified under section 148, मतलब आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने हैं, तो व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? अगर आपने डी सिलेक्ट किया तो आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि अगर आपको वो सेक्शन अप्लाई नहीं करता तो आपके बुक्स में कॉस्ट रिकॉर्ड्स आएंगे ही नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिबेंचर्स डेफिनेशन? क्या नहीं आएगा डिबेंचर की डेफिनेशन में? चैप्टर 3D। ये सिंपल क्वेश्चंस है, तो इसीलिए मैं बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ। ओके, ये केस है, आई होप आपने खुद से, मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो ठीक है। जीनित जो है, जेनिथ, मैं इसमें मार्क नहीं कर पा रही क्योंकि गूगल फॉर्म है। जेनिथ जो है एक लार्ज पब्लिक कंपनी है, इट इज लुकिंग टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस थ्रू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स. It recently acquired 22% of the total voting power in a private firm called Alpha Tech. Out of 22%, 4% is held in fiduciary capacity. ठीक है, तो 22 में से 4% तो निकल गए, मतलब 18% ही है।
अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने एक अलग से मैनेजमेंट एग्रीमेंट किया है बीटा डायनामिक्स के साथ में. जेनिथ होल्ड 0 शेयर्स इन बीटा, लेकिन 5 में से 7 में से 5 डायरेक्टर्स वो अपॉइंट कर सकता है. मैंने सिर्फ इतना दिखाया है कि अगर सेम कॉन्सेप्ट्स पे वो केस बेस्ड डालना चाहें तो कैसे डालेंगे. ओके, आपको लगेगा मैम ये तो रिपीट हो रहे. अगर वो केस बेस्ड डालना चाहते हैं तो कैसी फ्रेमिंग होगी कि आपको आइडिया आ जाएगा ना. शर्मा इज अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर, वो फुल्ली पेड अप शेयर्स होल्ड करके बैठे हैं, तो क्या वो कॉन्ट्रीब्यूटरी हैं. तो इन तीनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे. तो क्या ये एसोसिएट है. आपने आंसर क्या लिखा है, सी लिखा है, करेक्ट है. डज जीनत एक्सरसाइज कंट्रोल. कंट्रोल तो होगा क्योंकि 7 में से 5 डायरेक्टर्स आप ही अपॉइंट कर रहे हो. वाइंडिंग अप पे क्या वो कॉन्ट्रीब्यूटरी है. हाँ, लीगल डेफिनेशन के हिसाब से तो वो कॉन्ट्रीब्यूटरी है. देखते हैं सारे हमारे आंसर्स. यस, तो इसमें आपका ऑप्शन बी, सी, बी, डी, ए, ठीक है, सी, ए और डी सारे करेक्ट है हमारे. यस, तो आई होप कि आपके भी आंसर्स करेक्ट आए होंगे. यस, ठीक है. तो ऐसे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे. ये तो सिंपल वाले थे ना. आई विल ट्राई कि मैं आपको इंस्टीट्यूट के ही लेवल के जो एमसीक्यूज आते हैं ना वैसे ही दूं. ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ. अगले सेशन में हम प्रिलिमिनरी में ही और आगे बढ़ेंगे. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. और लॉ लेक्चर में एनरोल करने के लिए, ये फास्ट ट्रैक बैच में एनरोल करने के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट capreetyagarwal.com. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.